हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती और व्यापम की आज हमारी ये 33वीं क्लास है। इसमें मैं वर्ण और शब्दों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको आज पढ़ाने वाली हूँ। साथ में इसके जो एमसीक्यू है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में या कल लेके आऊँगी। आज हम केवल इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, क्योंकि पहले जब थ्योरी तैयार होगी तभी आप एमसीक्यू अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जिससे मैं ये पढ़ा रही हूँ, जो आपको पटवारी भर्ती के साथ हिंदी की बुकलेट मिलेगी, उसी हिंदी की बुकलेट से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि नोट्स किस प्रकार के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि शब्दों को वर्गीकरण कितने प्रकार से किया है। तो शब्दों का जो वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से कर सकते हैं, अलग अलग अनुसार। जैसे कि प्रयोग के आधार पर अलग कर सकते हैं, उत्पत्ति के आधार पर अलग कर सकते हैं और रचना के आधार पर अलग कर सकते हैं। सबसे पहले हम प्रयोग के आधार पर देखते हैं शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। क्या होता है? एक होता है विकारी शब्द और एक होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये सब क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। इसके अलावा अविकारी शब्द कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। तो ये कौन से होते हैं? अविकारी होते हैं। तो आपने अभी 2 चीजें पढ़ी। प्रयोग के आधार, आपसे पूछे प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो आप 2, 3, 4, 5, 6 आपको याद रखना है कि प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विकारी और अविकारी। अब आपसे पूछे इनमें से कौन अविकारी शब्द नहीं है। अब ये 3 ये दे दिया और एक संज्ञा दे दिया। तो आपको ध्यान रखना है कि संज्ञा अविकारी शब्द नहीं है, संज्ञा विकारी शब्द है। विकारी शब्द में कौन कौन से आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। उसके बाद क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक क्या हो जाएंगे? अविकारी हो जाएंगे। अब हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 प्रकार होते हैं। कौन से? तत्सम। तत्सम मतलब होता है जो संस्कृत से आए हैं, उस संस्कृत के ही समान, जो कि जैसे आए हैं वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं, तो वो तत्सम कहलाते हैं। तत्सम का मतलब होता है तत् प्लस सम। तत्सम का अर्थ होता है तत् प्लस सम। इसका अर्थ होता है उसके समान। तत्सम का अर्थ क्या होता है? उसके समान या उसके जैसा। तो वो क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। तद्भव मतलब होता है वैसा का ही वैसा। जो तत्सम का मतलब होता है जो उसके से दूसरी जगह से आए हैं और हम बदल कर उनको प्रयोग कर रहे हैं, तो वो होते हैं तत्सम। कुछ देशज देशज शब्द वो होते हैं जो हमारे देसी भाषा के हैं, हमारे भारत के। विदेशी वो होते हैं जो विदेश से आए हैं। और संकर शब्द वो होते हैं जो देसी और विदेशी दोनों से मिलकर बनते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार कितने हैं? 5। प्रयोग के आधार पर कितने हैं? 2। अब आपसे पूछे रचना के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हैं? तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रूढ़, एक होता है यौगिक और एक होता है योग रूढ़। तो मतलब रचना के आधार पर कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। तो तीनों प्रश्न, तीनों ही फैक्ट अच्छे से याद रखिएगा। प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। उत्पत्ति के आधार पर कितने के होते हैं? 5 प्रकार के। और रचना के आधार पर कितने होते हैं? 3 प्रकार के। उत्पत्ति में कौन कौन से होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। रचना में 3 कौन से होते हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अगला फैक्ट पढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर, अगला है अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है निरर्थक और एक होता है सार्थक। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है निरर्थक और एक क्या होता है? सार्थक। अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। सार्थक में क्या होता है? एक होता है एकार्थी, एक होता है अनेकार्थी, एक होता है समानार्थी और एक होता है विलोमार्थी। मतलब विलोम शब्द। विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द और एकार्थी शब्द। एकार्थी मतलब जिसका एक अर्थ निकले, अनेकार्थी मतलब जिसके बहुत सारे अर्थ निकले, समानार्थी मतलब जिसका समान अर्थ निकले और विलोम विपरीतार्थ मतलब जिसको विलोम शब्द होंगे। तो इस प्रकार से अर्थ के आधार पर कितने हो जाएंगे? अर्थ के आधार पर 4 प्रकार हो जाएंगे। अगला है, अब हम पढ़ते हैं कि भाषा की आवश्यकता क्यों हमको पड़ती है या वर्ण की आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है। तो जब हम विचारों को आदान प्रदान करते हैं, तो विचारों का आदान प्रदान करने के लिए हमको भाषा या वर्ण की आवश्यकता होती है और इनका जो निर्माण होता है वो सार्थक शब्दों से होता है। भाषा या वर्ण का निर्माण किससे होता है? तो भाषा या वर्ण का निर्माण सार्थक शब्दों से होता है। इसका व्यवस्थित क्रम क्या होता है?
तो व्यवस्थित क्रम सबसे पहला होता है वर्ण, सबसे पहले वर्ण या ध्वनि होती है। भाषा का सबसे पहला प्रकार ही वर्ण या ध्वनि होता है। आपसे ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है व्यापम के एग्ज़ाम में कि भाषा का सबसे छोटा रूप क्या होता है या सबसे पहला रूप क्या होता है। तो भाषा का सबसे छोटा या सबसे पहला रूप होता है वर्ण या ध्वनि। वर्ण या ध्वनि से बनता है शब्द, शब्द से बनता है वाक्य, वाक्य से मिलता है पद और पद से मिलता है भाषा। ये व्यवस्थित क्रम भी कई बार व्यापक के एग्जाम में पूछा है। तो पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, वर्ण आ जाएगा, दूसरे नंबर पे शब्द आ जाएगा, तीसरे नंबर पे वाक्य आ जाएगा, चौथे नंबर पे पद आ जाएगा और पांचवें नंबर पर भाषा आ जाएगा। ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? ध्वनि का लिखित रूप कहलाता है वर्ण। ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। और उसका उच्चारित रूप क्या कहलाता है? उच्चारित रूप कहलाता है अक्षर। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण। ध्वनि को जब हम लिखते हैं, जो हम बोलते हैं तो वो ध्वनि हो जाती है, लिखते हैं तो वो वर्ण हो जाता है, और उसका जब हम उच्चारण करते हैं तो वो अक्षर के रूप में हम उसका उच्चारण करते हैं। तो आपसे पूछें कि ध्वनि का उच्चारित रूप क्या कहलाता है, प्रश्न ये आता है कि ध्वनि का उच्चारित रूप क्या कहलाता है, तो ध्वनि का उच्चारित रूप अक्षर कहलाता है। ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। ये क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है ध्वनि का? तो वो वर्णमाला कहलाता है। जिसके खंड नहीं होते उसको क्या बोलते हैं? वो अक्षर कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। क्या है? वर्ण है। उच्चारित रूप से क्या है? अक्षर है। लिखित रूप से क्या है? वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई आपसे पूछें कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है, तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है। कौन सी है भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई? शब्द जो है वो सार्थक होता है क्योंकि उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। अब हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में? हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं। अब आपसे पूछें ये 44 में से स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं? तो स्वर होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं 33। कुल कितने हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं? 44। स्वर कितने होते हैं? तो स्वर होते हैं 11। व्यंजन कितने होते हैं? तो व्यंजन होते हैं 33। हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन कितने होते हैं? 33। कुल कितने होते हैं वर्ण? 44। ये तीनों के तीनों ही प्रश्न आपको याद करना है। आपसे पूछेंगे कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, आपको याद रखना है कि 44 होते हैं। आपसे पूछें हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, तो आपको याद रखना है स्वर 11 होते हैं। आपसे पूछें हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं, आपको याद रखना है कितने होते हैं? 33। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट पढ़ने से पहले जिससे मैं ये पढ़ा रही हूँ, ये आप देख रहे हैं हिंदी का ये सुव्यवस्थित बहुत सरल तरीके से आप देख रहे हैं। ये मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती और ग्रुप 2 के लिए मैंने एक नोट्स तैयार किए हैं। बहुत सरल और ऐसी भाषा में तैयार किया है जो आपको पढ़ने में बहुत ईजी लगे। हर टॉपिक हर फैक्ट वहाँ कवर किया है। साथ में एक ग्रुप भी आपको दिया जाता है जहाँ आपकी तैयारी कराई जाती है। ये ग्रुप आपके लिए कोचिंग का काम करता है। मैं बताऊं तो आपके लिए ग्रुप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं हर फैक्ट मतलब सुबह दोपहर शाम उस ग्रुप में डेली, चाहे मैथ्स के टॉपिक हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे जीके का हो, चाहे करंट अफेयर्स के हो, मेन टॉपिक जहाँ से एग्ज़ाम में आना है वहाँ पे इस ग्रुप में तैयारी कराती हूँ। जिससे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ वो हिंदी की बुकलेट है मेरी वॉल्यूम 4 की। वहाँ पे इसी तरह सब टॉपिक कवर किए गए हैं। लास्ट में प्रैक्टिस प्रश्न दिए हैं। पहला वॉल्यूम प्रबंधन का है जिसमें 400 वस्तुनिष्ठ 1000 वन लाइनर और पूरा इसी प्रकार हैंड रिटन किया है। प्रबंधन को भी जैसे कि हिंदी को बनाया है ऐसे ही कंप्यूटर दक्षता है जिसमें 1050 प्रैक्टिस प्रश्न है। गणित और तर्क शक्ति है जिसमें लगभग 2000 प्लस फैक्ट है। हिंदी है। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान है। करंट अफेयर्स की बुकलेट है जिसमें योजनाएं, बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, वन नीति सब कुछ कवर किया है। व्यापम की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। विज्ञान का 3000 वन लाइनर है।
जीके है जिसमें पूरा का जीके फैक्ट कवर किया गया है, अंग्रेजी है, ट्रिक द्वारा अंग्रेजी को कवर किया गया है। और मैं जो मेरा ग्रुप है उसमें भी मैं डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग के दे रही हूँ। तो ये सभी आपको मिलता है केवल 2199 में। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप हमें ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, और वहाँ आप भारत में कहीं भी रहते हो आप वहाँ पर व्हाट्सअप करके वो मंगा सकते हैं। अगला है वर्णमाला का तीसरा भाग। अभी हमने 2 भाग पढ़े थे कि 44 जो होते हैं टोटल वर्ण होते हैं, जिसमें से 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। इनके अलावा वर्णमाला का एक तीसरा भाग भी होता है जो अयोगवाह कहलाता है। वर्णमाला का तीसरा भाग क्या कहलाता है? अयोगवाह वर्णमाला का तीसरा भाग कहलाता है। और ये तीसरा भाग जो होता है अयोगवाह, ये ना तो स्वर में आता है और ये ना व्यंजन में आता है। अयोगवाह क्या होता है? ये ना स्वर में आता है ना व्यंजन में आता है। अयोगवाह को 2 भागों में बांटते हैं, एक होता है अनुस्वार और दूसरा होता है अयोगवाह को 3 भागों में बांटते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अयोगवाह को कितने भागों में बांटते हैं? अयोगवाह को 3 भागों में बांटते हैं। अनुसार मतलब होता है जब भी अम की बिंदी आती है तो वो अनुस्वार होता है। अनुनासिक मतलब जब चंद्र बिंदी आती है, और विसर्ग मतलब जब आहा आता है। तो किस प्रकार से होते हैं अयोगवाह? सबसे पहला होता है अनुस्वार, जब अम की बिंदी आती है तो वो क्या होता है? अनुस्वार होता है। अनुनासिक क्या होता है? अनुनासिक होता है जब चंद्र बिंदी आती है। और विसर्ग क्या होता है? कि जब विसर्ग के बिंदु आते हैं। ये सभी चीज़ किसके अंतर्गत आती है? अयोगवाह के अंतर्गत आती है। अयोग ना स्वर होते हैं और ना व्यंजन होते हैं। अब हम देखते हैं कि स्वर के क्या प्रकार होते हैं। तो देखो, स्वर के प्रकार दो प्रकार के होते हैं स्वर। एक होता है हस्व स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ये क्वेश्चन आया है, पटवारी में भी आया है कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है वो कौन से स्वर कहलाते हैं? तो वो हस्व स्वर कहलाते हैं। ये 4 होते हैं, आ, ई, ऊ और री, रे, सी। दीर्घ स्वर क्या कहलाते हैं? जिनमें हस्व स्वर से दुगना समय लगता है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ, औ, ये क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर को और भी कोई नाम देते हैं, कौन से? मात्रिक स्वर, लघु स्वर या मूल स्वर। ये किसको बोला जाता है? ह्रस्व स्वर को बोला जाता है। और दीर्घ स्वर को और क्या क्या बोला जाता है? द्विमात्रिक स्वर, मिश्रित स्वर, संयुक्त स्वर, संधि स्वर, गुरु स्वर। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। अगर अपन ओरली शब्दों में देखें तो छोटा आ की मात्रा हो, छोटी ई की मात्रा हो, तो ये सभी हस्व स्वर में आते हैं। जब भी इन पे मात्राएं लग जाती हैं तो वो दीर्घ स्वर में आ जाते हैं। दीर्घ स्वर का साइन ये इस प्रकार से दीर्घ स्वर का साइन होता है। जब अभी आप छंद में आप गिनते होगे दीर्घ स्वर तो आपने देखा होगा ये साइन बनाते हो। तो दीर्घ स्वर जैसे कि आ और आ मिलके बन गया बड़ा आ, छोटी ई मिलके बड़ी ई बन गई। संयुक्त स्वर मतलब आ और ई मिलकर ए बन गया, ऊ और आ मिलके ओ बन गया। तो ये सब संयुक्त स्वर में आते हैं और ये दीर्घ स्वर में आते हैं। अनुनासिक के बारे में पढ़ लेते हैं। अनुनासिक का जो उच्चारण नाक से और मुख से होता है। अनुनासिक का उच्चारण कैसे होता है? नाक से और मुख से होता है। जैसे कि कांच, कांचा। अब आप देखो, नाक भी बोल रही है, मुंह भी बोल रहा है। तो अनुनासिक क्या होता है? नाक से और मुख से उच्चारण होता है। प्रयोग इसका स्वर के साथ ही होता है। अकेले हम बिंदी का क्या कर लेंगे? अगर नीचे स्वर होएगा तभी तो वो बिंदी काम करेगी। और व्यंजन में भी स्वर होता है। तो ये जो अनुनासिक वर्ड होते हैं वो बिना स्वर के साथ प्रयोग नहीं किया जा सकते। इनका प्रयोग स्वर के साथ ही होता है, इसलिए इनको स्वतंत्र प्रयोग नहीं हो सकता। अनुनासिक को नासिक के ध्वनि भी कहते हैं। अनुनासिक को क्या बोला जाता है? नासिक के ध्वनि भी कहला जाता है। स्वनिम क्या होता है? ये जो इस प्रकार से चंद्रबिंदी, खाली चंद्रबिंदी लगती है उसको स्वनिम बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ये कॉलेज, इसमें हम लगा देते हैं। मॉल है, देसी शब्दों के विदेशी जो होते हैं ना अंग्रेजी शब्द, उनके आगे ये लगता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जो अगली लाइन है, का, ख, ग, जा, वा, फा फारसी से आए व्यंजन है। कौन से? का, ख, जा और फा। का, ख, ग, जा और फा कहाँ से आए व्यंजन हैं? तो का, ख, ग, जा और फा जो हैं वो फारसी से आए व्यंजन है। कहाँ से आए हैं? फारसी से आए व्यंजन हैं। और इनको विदेशी ध्वनि के अंतर्गत शामिल किया है। किस ध्वनि के अंतर्गत इनको शामिल किया है? विदेशी ध्वनि के अंतर्गत इनको शामिल किया है। किसको? का, ख, जा, फा, ये फारसी से आए हुए शब्द हैं।
अब कुछ चित्र द्वारा कुछ चीज़ समझाती हूँ। देखो ये आपको दिख रहा होगा, ये आगे दिख रहे हैं पूरे, इनको बोलते हैं हम अग्र स्वर। अग्र स्वर जैसे कि ये आप जब ये बोलेंगे ना तो जीभ में आपके आगे, जीभ के सबसे जो, जैसे कि आपकी ये जीभ है, तो ये जीभ है, इसके ये आगे का हिस्सा है, तो ये आगे के हिस्से से बोलेंगे वो अग्र स्वर कहलाएंगे, और जो पीछे के हिस्से से बुलाएंगे वो पश्च स्वर कहलाएंगे। अग्र स्वर क्या है? ई ए। आप देखो, बोल के देखो, आपका आगे का हिस्सा जीभ का बोलेगा। और छोटा आ जो होगा वो मध्य स्वर में आएगा। छोटा आ क्या आय में आएगा? मध्य स्वर में आएगा। और बड़ा ऊ ओ आ ये जो है ये पश्च स्वर हैं। ये जो बड़ी मात्रा वाले शब्द हैं और ऊ हैं, ये पश्च स्वर में आएंगे। और जो आगे की जीभ से बोलेगी हमारे ए ई, ये अग्र स्वर में आएंगे। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अग्र स्वर कौन सा है, मध्य स्वर कौन सा है, पश्च स्वर कौन सा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऊ ओ औ आ कौन से हैं? पश्च स्वर हैं। ई ए ये अग्र स्वर हैं। आगे का पॉइंट देखते हैं फ्रेंड। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सअप पर सेव नहीं कराया है तो मुझे व्हाट्सअप करके सेव करा दीजिएगा, ताकि आपको महत्वपूर्ण जानकारी वहाँ मिलती रहे, महत्वपूर्ण अपडेट मिलती रहे। और अगर आपको ये पसंद आ रहा हो हिंदी का जिस तरह से लिखा है, तो अगर आप वो नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। जितना जल्दी करेंगे उतने जल्दी आपकी तैयारी स्टार्ट होगी। व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में हवा अबाध गति से मुख विवर से नहीं निकलती है, मतलब लगातार नहीं निकलती, विरोध होकर निकलती है, तो वो क्या कहलाता है? व्यंजन कहलाता है। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 33 है। द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं? द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं? तो ऐसा व्यंजन जो दो गुण लिए होता है, दो चीज़ों का गुण लिए होता है, वो द्विगुण व्यंजन कहलाता है। डा डमरू और ढा ढक्कन, ये दोनों क्या हैं? ये द्विगुण व्यंजन है। कौन कौन से? डा डमरू और ढा ढक्कन। डा डमरू और ढा ढक्कन कौन से हैं? द्विगुण व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? छत्र ज्ञा और श्रा, ये कौन से हैं? ये संयुक्त व्यंजन है। कौन से? छत्र ज्ञा हो गया एक तो, और एक हो गया श्रा। छत्र ज्ञा और श्रा ये कौन से हैं? ये संयुक्त व्यंजन है। अब ये भी जो अगला जो जो आपको खानों में दिख रहा है, ये मैंने डिब्बे में इसलिए ही बनाया था नोट्स के साथ कि आप लोग पढ़ो तो ये आपको हाईलाइट हो कि ये आपको करना ही है। क्योंकि ये आपसे पूछते हैं कि छह छत्रीय है वो किस किस से मिलके बना होता है? तो छह छत्रीय मिलके बना होता है का, सा और आ से। छह छत्रीय काय से मिलके बना होता है? का, आधा सा और आ। त्रा किससे मिलके बना होता है? ता, आधा रा और आ। इससे कौन कौन बनता है? इससे त्रा बनता है। इसके बाद ज्ञा किससे मिलके बनता है? ज्ञा मिलके बनता है जा, और ये वाला ना, ये सब आधे आधे आएंगे, और आ ये किससे? जा, ना और आ कौन बनता है? ज्ञा। और श्रा किससे मिलके बनता है? सा, शक्कर का आधा रा और आ, इससे कौन बनता है? श्रा बनता है। अगला देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? या रा लावा। आप देखो अंदर से आपकी आवाज़ निकलेगी, या रा लावा, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन से कहलाते हैं? तीनों जो सा होते हैं वर्णमाला में, वो तीनों सा और हा जो है वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन या रा लावा कहलाते। अघोष वर्ण क्या होते हैं? जिन ध्वनि के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है वो अघोष वर्ण कहलाते हैं। कुल 13 वर्ण अघोष होते हैं। कितने होते हैं? 13 वर्ण अघोष होते हैं। और वर्ग का प्रथम, द्वितीय व्यंजन तथा श, स, श अघोष होते हैं। याद रखिएगा, कुल 13 वर्ण अघोष होते हैं। वर्ग का प्रथम, द्वितीय व्यंजन तथा स, स, स ये क्या होते हैं? अघोष होते हैं। सघोष क्या होते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है वो सघोष वर्ण कहलाते हैं। जैसे इसमें कुल 31 वर्ण होते हैं। वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। वर्ग मतलब होता है जैसे कि आप छोटा बड़ा लिखते हैं तो जो जो वर्ण होते हैं स्टार्टिंग में, तो पहला जो वो जैसे का खा गा घा लिखेंगे तो का खा जो होगा, गा का खा गा से ना तक की लाइन पहला वर्ग हो जाएगा। फिर चाचा जा वाली दूसरी लाइन हो जाएगी।
तो उसका जो पहला वर्ण होगा वो पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तो पहले वर्ग का पहला वर्ण क्या हो जाएगा, का कमल हो जाएगा। तो ऐसे ही वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जो है वो क्या कहलाता है, सघोष कहलाता है। या, रा, ला, वा, हा सभी स्वर जो होते हैं वो सघोष होते हैं। या, रा, ला, वा, हा और सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। अल्प प्राण क्या कहलाते हैं, जिनसे कम सांस निकलती है वो अल्प प्राण कहलाते हैं। या, रा, ला ये अल्प प्राण है। महाप्राण जिनमें अधिक सांस की आवश्यकता होती है, श, स, सा, हा ये महाप्राण है। अल्प प्राण कौन है, या, रा, ला। और महाप्राण कौन सी हैं, स, श, सा और हा। एक बार ये समझ लीजिए कहाँ से कौन सा वर्ण निकलता है, नासिका से कौन कौन से वर्ड का यूज़ होता है। तो अम, ना, ना, मा, जितने भी ना का यूज़ होता है, ना का हम जहाँ जहाँ भी जिस शब्द के जिस वर्ण के साथ हम ना का उच्चारण करते हैं वो सभी वर्ण कहाँ से यूज़ होते हैं, नाक से होते हैं। कहाँ से होते हैं, नाक से होते हैं। वत्स कहाँ से होता है, स, जा। वत्स जो होता है वहां से किसका उच्चारण होता है, सा और जा का। दंत, दांतों से किसका होता है, ता। तराजू वाला कहाँ से होता है, दांतों से होता है। मूर्धा, मूर्धा से कौन कौन से होते हैं, री, ऋषि का, टा वर्ग और श षटकोण का। ये क्या होते हैं, ये मूर्धन्य वर्ण होते हैं। री, ऋषि, टा वर्ग और स। तालु से किसका यूज करते हैं, बोल के देखो आप तालु को। ई और चा वर्ग जो होता है पूरा वो, और या और सा ये सब काय से बोले जाते हैं, तालु से बोले जाते हैं। चा वर्ग तालु से बोला जाता है, या और सा बोला जाता है, और ई बोले जाते हैं। कंठ प्लस तालु से क्या बोला जाता है, कंठ प्लस तालु से बोला जाता है ए और ए। कंठ से, अकेले कंठ से क्या बोला जाता है, आ, आहा। का वर्ग का जो होता है वो पूरा कंठ, का से कंठ और का से का वर्ग, याद रखिएगा। उसके बाद ओष्ठ और कंठ, ओष्ठ कंठ से क्या बोला जाता है, ओ और औ। ओष्ठ, ओष्ठ से क्या बोला जाता है, ऊ और पा वर्ग बोला जाता है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग वर्ण हैं और ये पूछे भी जाते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है वो क्या कहलाता है, बलाघात कहलाता है। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। टोटल 33 व्यंजन होते हैं जिसमें से स्पर्श 25 होते हैं, अंतस्थ 4 होते हैं। या, रा, लावा ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, श, स, सा 3 सा और हा ये क्या हो जाते हैं, ऊष्म व्यंजन। विसर्ग का उच्चारण आह के समान होता है। अनुस्वार नासिक व्यंजन है जिसे पंचम अक्षर के रूप में जाना जाता है। किसी भी वर्ण का पंचम अक्षर अनुस्वार ही होता है। कौन सा होता है, अनुस्वार, नॉट अनुनासिक, अनुस्वार होता है। क, ख, ग, घ, ऋ। तो ना, इसको हम बोलेंगे ना, ये क्या कौन सा वर्ण होगा, अनुस्वार होगा। और ये कौन सा व्यंजन हो जाएगा, नासिक के व्यंजन। तो ये पांचवा वर्ण होता है, 1 2 3 4 हर वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है वो अनुस्वार में आता है। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, आशा आपको पसंद आए होंगे। आज ने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कराया है। यहाँ से आप ये समझिए हिंदी में 7 से 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।